नमस्कार। आज हम भारत के कानूनों को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है। मुझे लगता है ये समाज को बदलने वाले विचारों का एक संग्रह है। बिल्कुल। आज हम कानून को 3 अलग-अलग किरदारों में देखेंगे। एक ढाल के रूप में जो सबसे कमजोर की रक्षा करती है। दूसरा एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को व्यवस्थित करता है। और तीसरा एक जादूगर के रूप में जो तब रास्ता बनाता है जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं। और मुझे लगता है कि इन तीनों किरदारों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे हुए शब्द नहीं है। सही बात है। वो समाज की धड़कन के साथ चलते हैं, बदलते हैं और कई बार तो समाज से 2 कदम आगे चलकर रास्ता भी दिखाते हैं। हाँ। तो आज हम कुछ ऐसे ही कानूनों की गहराइयों में उतरेंगे और मुझे यकीन है इनकी कुछ बातें शायद आपको हैरान कर देंगी। पहले उस कानून की बात करते हैं जो एक ढाल की तरह काम करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। जी। हम सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन आज हम इसकी उन गहराइयों में उतरेंगे जो अक्सर खबरों में नहीं आती। जैसे अत्याचार की वो परिभाषाएं जो शारीरिक हिंसा से बहुत आगे जाती हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कानून की धारा 3। धारा 3। जी, जो अत्याचार शब्द को एक तरह से फिर से परिभाषित करती है। अच्छा। ये सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। इसमें वो काम भी शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की गरिमा पर, उसके आत्मसम्मान पर हमला करते हैं। जैसे कि कोई उदाहरण है? हाँ, कई हैं। जैसे किसी SC ST सदस्य को कोई घिनौनी या न खाने लायक चीज जबरदस्ती खिलाना या पिलाना। ओह। या फिर जूतों की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से घुमाना। ये सब इस कानून में अत्याचार माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कानून सिर्फ टूटी हुई हड्डी को हिंसा नहीं मानता, नहीं, बल्कि टूटे हुए आत्मसम्मान को भी उतना ही गंभीर अपराध मानता है। बिल्कुल। और ये न्याय की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसका दायरा तो और भी बड़ा है ना? मैंने स्रोतों में आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार के बारे में पढ़ा है। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, आर्थिक बहिष्कार। इसका क्या मतलब हुआ असल जिंदगी में? मतलब किसी गांव में एक व्यक्ति को सिर्फ उसकी जाति की वजह से कोई दुकानदार सामान बेचने से मना कर दे। अच्छा। या कोई उसे काम पर न रखे। ये आर्थिक बहिष्कार है और इस कानून के तहत ये गंभीर अपराध है। और सामाजिक बहिष्कार, वो तो शायद इससे भी ज्यादा घातक हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो अक्सर दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य होता है। किसी को सार्वजनिक कुएं से पानी न लेने देना या मंदिर में प्रवेश से रोकना, किसी सामाजिक कार्यक्रम से बाहर रखना, कानून की नजर में ये किसी को समाज से जिंदा दफन करने जैसा है। वाह। और यही इस कानून का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। ये सिर्फ एक्शन यानी कार्रवाई को नहीं, बल्कि इनएक्शन, मतलब बहिष्कार को। हाँ, बहिष्कार को भी एक अत्याचार मानता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये साबित करना मुश्किल नहीं होता कि किसी ने सिर्फ जाति के कारण ही ऐसा किया है? अदालत में ये कैसे देखा जाता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसीलिए इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए कुछ बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस एक्ट के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल। जी, एंटिसिपेटरी बेल वो नहीं मिल सकती। ओह, तो मतलब आरोप लगते ही गिरफ्तारी लगभग तय है। हाँ। इसके पीछे क्या सोच है? ये तो बहुत सख्त नियम लगता है। इसके पीछे सोच ये है कि अक्सर ऐसे मामलों में जो आरोपी होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। सही बात है। और वो जमानत पर बाहर आकर सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, उन्हें डरा धमका सकते हैं। तो ये प्रावधान पीड़ितों को एक तरह की सुरक्षा देता है। बिल्कुल, उन्हें एक सुरक्षा का एहसास देता है। हालांकि हाँ, इसी प्रावधान पर यह बहस भी होती है कि क्या इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और मैंने स्रोतों में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही के बारे में भी पढ़ा है। वो भी एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। अगर कोई सरकारी अधिकारी जो SC ST समुदाय से नहीं है जानबूझकर अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता है, जैसे FIR लिखने में आनाकानी करना, हाँ, या मामले की ठीक से जांच न करना, तो उसके लिए भी सजा है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये सिस्टम को अंदर से जवाबदेह बनाने की एक कोशिश है। जी, ताकि ये ढाल सिर्फ कागज पर न रह जाए। तो ये तो हुई ढाल की बात कि कानून कैसे समाज की सबसे गहरी दरारों को भरता है। अब उस जगह पर आते हैं जहां अमीर गरीब हर जाति धर्म के लोग एक साथ होते हैं।
हमारी सड़कें। हाँ, हमारी सड़कें। यहाँ कानून एक ट्रैफिक पुलिस वाले का किरदार निभाता है। और 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में जो बदलाव हुए, उन्होंने इस ट्रैफिक पुलिस वाले को कह सकते हैं बहुत ज्यादा सख्त बना दिया। हाँ, जुर्माने तो बहुत बढ़ गए हैं। मकसद सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं था, मकसद था लोगों के बर्ताव में एक डर, एक अनुशासन पैदा करना। जैसे बिना सीट बेल्ट का जुर्माना, वो 100 रुपए से सीधा 1000 रुपए हो गया। हाँ, 10 गुना। इसका मतलब साफ है कि अब इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और हेलमेट वाला नियम तो और भी दिलचस्प है। उसमें सिर्फ जुर्माना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिना हेलमेट पर 1000 रुपए का जुर्माना तो है ही, साथ में आपका लाइसेंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब गलती सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, बल्कि आपके गाड़ी चलाने के अधिकार पर भारी पड़ेगी। और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर? उस पर तो पहली बार में ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है। ये एक साफ संदेश है कि ये कोई मामूली गलती नहीं, ये एक अपराध है। लेकिन इन सब में एक प्रावधान ऐसा है जो वाकई चौंका देता है। अगर कोई नाबालिग, कोई बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो क्या होगा? हमारे स्रोतों के मुताबिक सजा उसे नहीं, किसी और को मिलती है। हाँ, और यही इस कानून का सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बदलाव है। वो नाबालिग वाला। जी। हाँ। धारा 199A, इसके तहत अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कानून तोड़ता है तो उसके अभिभावक या उस गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। 1 मिनट जी, मतलब सजा माता पिता को होगी? हाँ। जेल भी? हाँ, सजा बहुत गंभीर है। 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। बाप रे। इतना ही नहीं, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, और उस नाबालिग को 25 साल की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। ये तो वाकई एक बहुत कड़ा संदेश है जी, कि आपकी गाड़ी और आपके बच्चे दोनों की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस सख्त कानून में कोई नरम, सकारात्मक पहलू भी है? बिल्कुल है, और वो इस कानून की आत्मा है, कह सकते हैं। इसमें स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन आवर का जिक्र है। गोल्डन आवर? हाँ, रिसर्च बताती है कि किसी भी सड़क हादसे के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है ना, हाँ, वो सबसे कीमती होता है। अगर उस 1 घंटे में घायल को सही मेडिकल मदद मिल जाए तो जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो कानून इस गोल्डन आवर को मान्यता देता है। जी, और लोगों को मदद करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। हाँ, वो नेक व्यक्ति वाला नियम है ना? हाँ, नेक व्यक्ति या गुड समैरिटन का नियम। हम सब ने देखा है कि कैसे हादसों में लोग मदद करने से हिचकिचाते हैं। हाँ, डरते हैं कि कहीं पुलिस या कोर्ट कचहरी के चक्कर में न फंस जाएं। बिल्कुल। ये नियम कहता है कि अगर कोई किसी घायल की मदद करता है तो उसे किसी भी कानूनी झंझट से पूरी तरह बचाया जाएगा। मतलब कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता? कोई भी नहीं। कोई उस पर अपनी पहचान बताने के लिए भी दबाव नहीं डाल सकता। ये कानून का एक मानवीय चेहरा है जो सजा देने के साथ साथ जिंदगियां बचाने पर भी जोर देता है। तो हमने कानून को ढाल के रूप में देखा, एक ट्रैफिक पुलिस वाले के रूप में देखा जो बने बनाए नियमों के तहत काम करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब नियम ही नाकाफी हो, जब पूरा सिस्टम ही किसी की मदद करने में नाकाम हो जाए? तब कानून एक जादूगर का रूप लेता है। हाँ, और एक ऐसा रास्ता बनाता है जो पहले था ही नहीं। हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका या PIL की। ये भारतीय न्याय व्यवस्था की दुनिया को शायद सबसे अनोखी देन है। और ये किसी संसद ने नहीं बनाया है। नहीं, ये खुद अदालतों ने बनाया है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा नियम समझना होगा। आमतौर पर अदालत का पहला सवाल होता है, आपको क्या तकलीफ है, आपका क्या नुकसान हुआ है? अच्छा। इसे एक कानूनी शब्द में लोकस स्टैंडी कहते हैं। मतलब अगर आपका सीधा नुकसान नहीं हुआ तो आप अदालत नहीं आ सकते। अदालत पूछती है तकलीफ में कौन है और हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। वाह। मतलब कोई भी नागरिक या संस्था उन लोगों की तरफ से आवाज उठा सकती है जो गरीबी, अशिक्षा या किसी और वजह से खुद अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और ये विचार आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसके पीछे कौन थे? जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। उन्हें भारत में इसका प्रणेता माना जाता है। उन्होंने महसूस किया कि देश के करोड़ों लोगों के लिए अदालतें बहुत दूर हैं, बहुत महंगी हैं। न्याय उन तक नहीं पहुंच रहा था। आप सोचकर देखिए, उस दौर में देश का चीफ जस्टिस अपनी डाक खोलता है जिसमें सरकारी फाइलों के ढेर हैं और उनके बीच से एक मुड़ा तुड़ा मैला सा पोस्ट कार्ड निकलता है। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड। हाँ, और वो उस पोस्ट कार्ड को सबसे जरूरी मानकर उस पर कार्रवाई शुरू करते हैं। ये तो किसी कहानी जैसा लगता है। हाँ, इसे पत्र व्यवहार संबंधी क्षेत्राधिकार
या एपिस्टलरी जुरिस्डिक्शन कहा गया। ये क्रांतिकारी कदम था जिसने अदालत के दरवाजे सचमुच सबके लिए खोल दिए। और इसका असर क्या हुआ? कोई बड़ा केस? जबरदस्त असर हुआ। हुसैन आरा खातून केस। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। एक वकील ने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के बारे में एक लेख पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी। और नतीजा ये हुआ कि बिहार की जेलों से लगभग 40,000 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। 40,000? जी, 40,000। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक पूरे शहर की आबादी के बराबर लोग सालों से बस इंतजार कर रहे थे। जी, ये वो लोग थे जो छोटे मोटे अपराधों के लिए सालों से जेल में सड़ रहे थे, बिना किसी सुनवाई के। कई तो उससे ज्यादा सजा काट चुके थे जितनी उन्हें मिल सकती थी। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। इसी तरह MC मेहता नाम के एक वकील ने PIL को पर्यावरण बचाने का एक हथियार बना दिया। अच्छा, वो गंगा प्रदूषण वाले केस? हाँ, गंगा को साफ करने से लेकर दिल्ली की फैक्ट्रियों को शहर से बाहर करने और CNG बसें चलाने जैसे ऐतिहासिक फैसले उनकी याचिकाओं पर ही हुए। लेकिन एक सवाल और है, क्या इस जादूगर ने कभी गलत टोपी से गलत खरगोश निकाला है? मतलब क्या अदालतों के इस तरह दखल देने की आलोचना भी होती है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या इसे न्यायिक अतिक्रमण या जुडिशियल ओवररीच भी माना जाता है? हाँ, बिल्कुल। ये बहस हमेशा चलती है कि क्या अदालतें सरकार और संसद के काम में दखल दे रही हैं, और कई बार निजी या राजनीतिक फायदे के लिए भी PIL का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए अब अदालतें बहुत सतर्क हो गई हैं। वे याचिका दायर करने वाले की साख और नीयत की भी बारीकी से जांच करती हैं, ताकि ये जादू आम जनता के भले के लिए ही इस्तेमाल हो। बिल्कुल। तो आज हमने कानून के 3 अलग-अलग लेकिन बेहद शक्तिशाली रूप देखे। एक ढाल जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, एक सख्त ट्रैफिक पुलिस वाला जो हमारी रोजमर्रा की आदतों को नियंत्रित कर हमें सुरक्षित रखता है, और एक जादूगर जो तब उम्मीद की किरण बनता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। चाहे वो किसी के आत्मसम्मान पर हुए हमले को अत्याचार मानना हो, हाँ, या एक नाबालिग की गलती के लिए उसके माता पिता को जिम्मेदार ठहराना, या फिर एक पोस्टकार्ड को न्याय की सबसे बुलंद गुहार मान लेना। ये सब दिखाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो समाज के साथ साथ धड़कता है, बदलता है और सीखता भी है। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद मुझे लगता है सोचने वाली बात यह है कि कानून की किताबों में लिखे इन शक्तिशाली प्रावधानों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत के बीच जो फासला है, हाँ, जो गैप है, उस फासले को पाटने में एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।